नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में अपन कुछ छोटे छोटे चैप्टर का रिवीजन कवर करेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस चैप्टर देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम इनकम वाला चैप्टर, जिसमें अपन सेक्शन 10 SEZ की डिडक्शन भी कवर करेंगे और साथ में उसके बाद अपन क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। मैंने आपको बताया था ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों हेड में आपको इनकम आए, क्या पता लॉस भी आ सकता है। तो सैलरी के अलावा बाकी हेड में लॉस हो सकता है पॉसिबल, सैलरी में पॉसिबल नहीं है, बाकी हेड में लॉस पॉसिबल हो सकता है। एक अदर सोर्स में भी एक ही लॉस आता है, कैजुअल वाला जो लॉस होता है, लॉटरी वगैरह का लॉस, बाकी कोई लॉस नहीं आता और वो लॉस डेड लॉस होता है। इसके अलावा कोई लॉस नहीं होता। तो मेन जो लॉस होते हैं, एक तो हाउस प्रॉपर्टी में होता है, एक आपका PGBP हेड में लॉस होता है और एक जो कैपिटल गेन हेड है उसमें भी लॉस हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट करोगे, कैसे सेट ऑफ करोगे, कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसके अपन प्रोविजन देखेंगे। अपन इनकम को नेगेटिव नहीं दिखा सकते। अपन क्या करते हैं, जो लॉस आता है पहले उसको सेट ऑफ करने का ट्राई करते हैं, उसको लेस करने का ट्राई करते हैं, या तो सेम हेड से लेस करने का ट्राई करते हैं, सेम हेड से सेट ऑफ करने का ट्राई करते हैं। अगर सेम हेड से पॉसिबल होता है तो, सेम हेड से नहीं होता तो डिफरेंट हेड से लॉस सेट ऑफ करते हैं। तो दो तरह से लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो, या तो इंटर सोर्स या इंटर हेड। अगर लॉस सेट ऑफ करना पॉसिबल ही नहीं हुआ, ना सेम हेड से ना डिफरेंट हेड से, तो अपन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और फिर नेक्स्ट ईयर में अपन सेट ऑफ करते हैं। तो लॉस आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हो वो बता रखा है सबसे पहले। तो इसमें बता रखा है या तो इंटर सोर्स सेट ऑफ कर दो या इंटर हेड सेट ऑफ कर दो। इंटर सोर्स मतलब सेम हेड से जब लॉस सेट ऑफ करते हैं, सेम हेड से जब लॉस सेट ऑफ करते हैं वो होता है इंटर सोर्स सेट ऑफ। जैसे मान लो आपको दो बिजनेस थे आपके, एक कपड़ों का बिजनेस था, एक मेडिकल का बिजनेस था। कपड़ों के बिजनेस में लॉस आ रहा है, मेडिकल के बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने कपड़ों के बिजनेस के लॉस को मेडिकल के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। ये क्या होता है, सेम हेड सेट ऑफ। आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी थी, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, दूसरी में इनकम आ रही है, तो हाउस प्रॉपर्टी जिसमें लॉस आ रहा है उसको आपने दूसरी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी इनकम से सेट ऑफ कर दिया। ये क्या है, सेम हेड सेट ऑफ। बिजनेस लॉस को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। ये होता है सेम हेड सेट ऑफ। दूसरा होता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ मतलब दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना। क्या होता है इंटर हेड सेट ऑफ। आपके बिजनेस में मान लो लॉस आ रहा है, आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया, या मान लो आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, आपने उसको सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। ये क्या होता है इंटर हेड सेट ऑफ। तो एक तरीके से सेट ऑफ लॉस कैसे करते हैं, या तो इंटर सोर्स मतलब ये मान लो कि सेम कास्ट में मैरिज कर रहे हो आप, और एक होता है इंटर हेड मतलब आप दूसरी कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो या डिफरेंट कास्ट में मैरिज कर रहे हो। तो एक सेम कास्ट मैरिज और एक होगी डिफरेंट कास्ट मैरिज। अब सेट ऑफ करंट ईयर के लॉस को कैसे करोगे, सबसे पहले आप कोशिश करो कि इंटर सोर्स सेट ऑफ हो जाए, मतलब सेम हेड में सेट ऑफ हो जाए। सबसे पहले कोशिश क्या करोगे, सेम हेड में सेट ऑफ करने की। सेम हेड में नहीं होता तो डिफरेंट हेड में सेट ऑफ कर दोगे। डिफरेंट हेड में भी सेट ऑफ नहीं होता तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। सेम हेड सेट ऑफ नहीं तो डिफरेंट हेड सेट ऑफ। डिफरेंट भी नहीं होता तो लॉस को अगले साल के लिए आप क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करो, सेम कास्ट में मैरिज करने का ट्राई करो। सेम कास्ट में मैरिज पॉसिबल हो तो सेम कास्ट में मैरिज करने का ट्राई करो। सेम कास्ट में मैरिज पॉसिबल नहीं है तो किसी दूसरी कास्ट के लड़के या लड़की, किसी दूसरे कास्ट के लड़के या लड़की से मैरिज करने का ट्राई करो। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी शादी को पोस्टपोन कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए, शादी को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दो। तो ये होता है, इस अकॉर्डिंग अपन करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ करते हैं। अब मान लो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, पुराने लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर लेके आए। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होते हैं वो हमेशा सेम हेड में ही सेट ऑफ होंगे, उनको आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस हैं वो हमेशा क्या होंगे, सेम हेड में ही सेट ऑफ होंगे। तो एक बार अगर आपने अपनी मैरिज को पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, अब नेक्स्ट ईयर में आपको सेम कास्ट में ही मैरिज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सेम कास्ट में ही आपकी मैरिज हो पाएगी। तो मैंने क्या बोला, लॉस को पहले सेम हेड में सेट ऑफ करने का ट्राई करो, सेम नहीं होता तो दूसरे हेड से भी नहीं होता तो आप लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होते हैं, पुराने सालों के लॉस होते हैं, उनको आप ओनली क्या कर सकते हो, सेम हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब इसके बाद दे रखा है एक्सेप्शन इन इंटर सोर्स सेट ऑफ। सेम हेड में सेट ऑफ करने की कुछ दिक्कतें हैं, सेम हेड में भी सेट ऑफ करने में कुछ दिक्कतें आ जाती है, मतलब सेम कास्ट मैरिज में भी दिक्कतें चार केस में। कौन कौन सा, पहला स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होता है तो उसको आप ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी दूसरे बिजनेस प्रॉफिट से नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको आप ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेम हेड में ही दिक्कत है। इसके बाद 35 AD बिजनेस लॉस होता है आपको, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, कोल्ड चेन फैसिलिटी वगैरह का, होटल हॉस्पिटल वाला स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। तो वो ओनली 35 AD का जो बिजनेस प्रॉफिट है, 35 AD के बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, सेम हेड में ही दिक्कत है। इसके बाद अगर आपको लॉस है, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। मैं हॉर्स रेसिंग की बात नहीं कर रहा, हॉर्स रेसिंग तो कैजुअल इनकम हो जाती है, मैं बता रहा हूँ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। आपका बिजनेस क्या है, आप जो हॉर्स रेस के जो घोड़े होते हैं उनका आप पालन पोषण करते हो, देखभाल करते हो, उनका मेंटेनेंस करते हो।
तो उस एक्टिविटी में आपको लॉस हो गया, तो मेंटेनेंस करने के बदले में आपको क्या मिलता है, स्टेक मनी मिलती है, स्टेक मनी मिलती है। लेकिन मान लो आपने पालन पोषण में ज़्यादा खर्चा कर दिया, स्टेक मनी आपको मिली 1 लाख रुपीज़ की और आपका खर्चा हो गया 1,50,000 का, तो 50,000 का जो लॉस हुआ वो लॉस भी सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस का ही लॉस होता है एक तरीके से। मैं हॉर्स रेसिंग की बात नहीं कर रहा, हॉर्स रेसिंग कैजुअल इनकम होती है। तो लॉस किससे हुआ, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। इस एक्टिविटी में अगर आपको लॉस होता है तो वो इसी एक्टिविटी के प्रॉफिट से, इसी एक्टिविटी के प्रॉफिट से या इसी बिजनेस के प्रॉफिट से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। ये थे कुछ दिक्कतें सेम हेड में सेट ऑफ करने की। इसके बाद देखा अपन ने डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करने की कुछ दिक्कतें, डिफरेंट हेड में भी सेट ऑफ करने में कुछ दिक्कतें आती है। कहाँ दिक्कतें आती है, तो सबसे पहले तो बता रखा है जो पीजीबीपी का लॉस है या बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है वो आप सैलरी के हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, सैलरी के हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा बता रखा है जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है या सेक्शन 35 AD का बिजनेस लॉस है या लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स वाला बिजनेस लॉस है, तो वो जो होगा सेट ऑफ वो किसी अदर हेड की इनकम से नहीं होगा। इन तीनों लॉस को ऊपर देखो एक बार आप, इन तीनों जो चीजें हैं स्पेकुलेटिव, 35 AD बिजनेस लॉस और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स वाला लॉस, ये सेम हेड में ही दिक्कतें आती हैं। इन लॉस को अपने हेड में सेट ऑफ करने में ही दिक्कतें आती हैं। ये सेम नेचर की इनकम से सेट ऑफ होते हैं, बाकी होते भी नहीं है सेट ऑफ। तो दूसरे हेड से तो कैसे ही उम्मीद लगाएंगे अपन इनसे, दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की कैसे उम्मीद लगाएंगे, दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की उम्मीद तो छोड़ ही दो इन तीनों की। तो ये जो तीन चीजें हैं, कौन सा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, 35 AD बिजनेस लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। इसके बाद जो कैपिटल लॉस आएगा आपका वो भी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। और इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा सेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इसको चाहो तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हो, चाहो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। ऊपर देखा था ना अपन ने सेम हेड की दिक्कत। उसके बाद बता रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप सेट ऑफ तो कर सकते हो दूसरे हेड से, सैलरी वगैरह के हेड से, पीजीबीपी के हेड से या अदर सोर्स के हेड से, लेकिन कितना कर सकते हो दूसरे हेड से सेट ऑफ, ओनली अप टू 2 लाख। 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। जो 2 लाख है ये टोटल एग्रीगेट मिला के, ऐसा नहीं कि 2 लाख आपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख आपने सैलरी से कर दिया, 2 लाख पीजीबीपी से कर दिया, 2 लाख अदर सोर्स से, ऐसा नहीं है। टोटल मिला के एग्रीगेट 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ये थे डिफरेंट हेड की कुछ दिक्कतें। फिर अपन ने कुछ पॉइंट देखे थे। 2 ऐसी भी इनकम है जिनसे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, 2 ऐसी भी इनकम है जिन इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। पहली इनकम बता रखी है कैजुअल इनकम, जो लॉटरी वगैरह की इनकम होती है, बैटिंग गैम्बलिंग की इनकम होती है 115 BB वाली, वो जो 30% की रेट से टैक्सेबल होती है, उस कैजुअल इनकम से किसी भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। दूसरा जो ब्लैक मनी की इनकम है, ब्लैक मनी की इनकम अपन ने चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट में देखी थी, अनडिस्क्लोज सोर्स वाली इनकम, सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, C और D वाली, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट वगैरह वाली, वो इनकम, उस इनकम से भी कोई भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। इसके बाद आगे बता रखा है कि 2 ऐसे भी लॉस है जो डेड लॉस माने जाएंगे, जो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे। 2 ऐसे भी लॉस है जो डेड लॉस माने जाएंगे, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे। एक तो सेक्शन 115 BB का लॉस, मतलब लॉटरी वगैरह की इनकम में आपको लॉस हो रहा है, लॉटरी वगैरह में, कैजुअल इनकम वगैरह में लॉस हो रहा है, तो वो किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, खुद के हेड से भी सेट ऑफ नहीं होगा। मान लो 2 लॉटरी आपने खेली, एक लॉटरी में आपने 5 लाख अर्न करे जीते और एक लॉटरी में आपको 1 लाख का लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख पे टैक्स दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि लॉटरी वगैरह का जो लॉस होता है वो डेड लॉस होता है, वो किसी भी हेड की इनकम से, सेम हेड से भी और सेम नेचर की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता। और ऐसे ही लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस हो गया। एग्जेम्प्ट सोर्स मतलब जैसे मान लो एग्रीकल्चरल इनकम है, खेती की इनकम अगर आप इंडिया में करते हो तो एग्जेम्प्ट होती है। अब खेती में इनकम के बजाय आपको लॉस हो गया, खेती में लॉस भी हो सकता है, मान लो आपका खर्चा ज़्यादा लग गया खाद बीज वगैरह का और इनकम कम हुई तो लॉस भी हो सकता है। तो खेती में आपको लॉस हो गया तो वो लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी क्या है उसका, डेड, लॉस भी डेड। इसके बाद अपन ने देखा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे, कितने पीरियड तक कर पाओगे आप। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेक्शन 71B बोलता है 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस लॉस सेक्शन 72 बोलता है 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सेक्शन 73 बोलता है 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेक्शन 35 AD बिजनेस लॉस सेक्शन 73A बोलता है इनडेफिनेट पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेक्शन 74 बोलता है 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लास्ट है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये बोलता है कि ये वाला जो लॉस है ये 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस का लॉस और जो कैपिटल लॉस है ये 8 असेसमेंट ईयर। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सेक्शन 35 AD बिजनेस लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स
4 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो स्पेकुलेशन और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। और 35 एडी बिजनेस लॉस ये इंडेफिनिट पीरियड, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। फिर अपन ने देखा कुछ स्पेशल केस सीए फाइनल लेवल के, और इनमें से क्वेश्चन भी बनता है इसमें। सबसे पहला केस देखा, मान लो अमालगमेशन होता है 2 कंपनी का, तो पुरानी कंपनी का लॉस है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसका क्या होगा। या मान लो एक कंपनी अपनी एक यूनिट डीमर्ज कर रही है, तो डीमर्ज कंपनी का जो लॉस है या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन उसका क्या होगा। इसके अलावा मान लो प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है, वो कंपनी में सक्सीड हो गई या कंपनी में मर्ज हो गई या कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो उस केस में प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लॉस का क्या होगा। या मान लो कोई प्राइवेट कंपनी थी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, उसका एलएलपी में कन्वर्जन हो गया, एलएलपी में कन्वर्जन हो गया, तो जो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी उसके लॉस का और बिजनेस लॉस का और जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सेक्शन 72A बताता है। इसको ध्यान से देखना, सेक्शन 72A। सबसे पहले अमालगमेशन का केस लेते हैं। तो एक होती है अमालगमेटिंग कंपनी, एक अमालगमेटेड कंपनी। तो अमालगमेशन हो रहा है, तो जो अमालगमेटिंग कंपनी के जो बिजनेस लॉस थे, अमालगमेटिंग कंपनी के जो बिजनेस लॉस थे और जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था उसका क्या होगा। तो अमालगमेटिंग कंपनी के जो भी बिजनेस लॉस थे और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, जो नई कंपनी है अमालगमेटेड कंपनी, जो नई कंपनी अमालगमेटेड कंपनी है वो उसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। तो जो पुरानी कंपनी के जो भी बिजनेस लॉस थे और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, वो अमालगमेटेड कंपनी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है, लेकिन एक लॉस को छोड़ के, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो पुरानी कंपनी का था, पुरानी अमालगमेटिंग कंपनी का था, वो डूब जाएगा, वो डेड लॉस बन जाएगा। लेकिन बाकी बचा हुआ बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नई अमालगमेटेड कंपनी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। और इसमें एक फायदा और मिलेगा बिजनेस लॉस के केस में। बिजनेस लॉस के केस में क्या फायदा मिलेगा कि जो नई कंपनी अमालगमेटेड कंपनी है उसको फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, फ्रेश 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो पुरानी कंपनी का जो बिजनेस लॉस था अमालगमेटिंग कंपनी का, वो 6 ईयर्स पुराना था, 6 ईयर्स पुराना था। तो ऐसा नहीं कि खाली बैलेंस 2 ईयर मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस लॉस में अपने ऊपर देखा था 8 असेसमेंट ईयर का टाइम लिमिट है कैरी फॉरवर्ड का। तो ऐसा नहीं कि बैलेंस 2 मिलेंगे, पूरे फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे, फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अमालगमेटेड कंपनी को मिलेंगे। ये फायदा हो जाएगा। अब आप बोलोगे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, देखो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को तो अपन अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड, इनडेफिनेट टाइम तक क्या कर सकते हैं इसको, कैरी फॉरवर्ड। तो इसमें तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड अपन कर सकते हैं। दूसरा केस, प्रोप्राइटरशिप या फर्म का कंपनी में कन्वर्जन हो गया। तो जो प्रोप्राइटरशिप और फर्म के जो बिजनेस लॉस थे और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, प्रोप्राइटरशिप और फर्म का जो बिजनेस लॉस था और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, वो कंपनी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट से कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को छोड़ के। इसमें भी क्या छोड़ेंगे अपन, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, इसमें भी इग्नोर कर देंगे, वो डेड हो जाएगा। और बिजनेस लॉस के लिए जो कंपनी है उसको फ्रेश 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिल जाएंगे, फ्रेश 8 ईयर्स यहाँ भी उसको अलाउ हो जाएंगे। इसके बाद देखा था अपन ने कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो गया, कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो जाता है, तो जो भी कंपनी के बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन थे, जो भी बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन थे, वो एलएलपी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। वो एलएलपी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को छोड़ के। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस डूब जाएगा। और बिजनेस लॉस के लिए एलएलपी को भी क्या मिलेगा, फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा, फ्रेश 8 ईयर्स बिजनेस लॉस के लिए एलएलपी को मिल जाएंगे। इसके बाद डीमर्जर वाला केस देखा। डीमर्जर वाला केस थोड़ा स्पेशल था। तो मान लो एक यूनिट है, एक कंपनी है रिलायंस, वो अपनी एक यूनिट पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज कर रही है। उसकी काफ़ी सारी यूनिट है, पेट्रोलियम है, कपड़ा की यूनिट है, उसकी टेलीकॉम यूनिट है, वो अपनी पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज कर रही है और किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। तो ऐसे केस में डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी में डेप्रिसिएशन और जो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस है वो कौन क्लेम करेगा, कैसे क्लेम करेगा, वो बता रहा है डीमर्जर वाला केस। तो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, इसको छोड़ के स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस तो अपन हर केस में छोड़ देंगे। हर केस में क्या हो जाएगा, पुरानी वाली का डूब जाएगा, हर केस में पुरानी वाली का डूब जाएगा, डेड बन जाएगा। बाकी बचा हुआ बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखो। अगर डीमर्जर वाला केस है तो क्या देखेंगे अपन, जिस यूनिट का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लो रिलायंस अपनी पेट्रोलियम यूनिट ट्रांसफर कर रही है। क्वेश्चन में आपको जो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो ये बोल रखा है कि ये जो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है पेट्रोलियम यूनिट से। क्या बता रखा है, ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम यूनिट से। ये किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम यूनिट से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी पूरा का पूरा बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो पूरा का पूरा रिजल्टिंग कंपनी क्या कर लेगी, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर लेगी। रिजल्टिंग कंपनी को पूरा का पूरा मिल जाएगा, अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, जिस यूनिट का ट्रांसफर हो रहा है। तो रिलायंस मान लो अपनी पेट्रोलियम यूनिट ट्रांसफर कर रही है और जो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम यूनिट से रिलेटेड है। तो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी को। लेकिन क्वेश्चन में मान लो वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं दे रखा, बोल रखा है कि जो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, ये पेट्रोलियम यूनिट का नहीं है, ये पूरी रिलायंस कंपनी का है। ये पेट्रोलियम यूनिट का नहीं है, पूरी रिलायंस कंपनी का है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या होगा, जो भी बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है
वो डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी दोनों में बटेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी दोनों में अपोर्शन होगा, दोनों में बटेगा। कैसे बटेगा? उस रिलायंस लिमिटेड ने जितने वैल्यू के एसेट ट्रांसफर करे एक तो वो ले लेंगे, और जितने एसेट खुद के पास रखे उस रेशियो में दोनों में बांट देंगे। उस रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया? जितने एसेट ट्रांसफर करे डीमर्जर में वो लेंगे, और जितने एसेट खुद के पास रखे इस रेशियो में दोनों में अपन बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो इसको मैं एग्जांपल से और समझा देता हूं। एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, जिसके असेट्स की वैल्यू है 100 करोड़ और इसकी 4-5 यूनिट है, कपड़ा यूनिट, पेट्रोलियम यूनिट और मान लो इसकी टेलीकॉम यूनिट वगैरह यूनिट्स है। तो इसने क्या किया? अपनी पेट्रोलियम यूनिट का डीमर्जर किया और इसको ट्रांसफर कर दिया आरपी लिमिटेड, एक नई रिजल्टिंग कंपनी बनी आरपी लिमिटेड को इसने पेट्रोलियम यूनिट ट्रांसफर कर दी। और पेट्रोलियम यूनिट के जो असेट थे वो 40 करोड़ के इसने ट्रांसफर कर दिए। 40 करोड़ के असेट थे जो ट्रांसफर किए, तो 40% एसेट ट्रांसफर कर दिए, 60% एसेट रिलायंस लिमिटेड के पास खुद के पास है। अब रिलायंस लिमिटेड का आपको बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है। बिजनेस लॉस 2 करोड़ का दे रखा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का। अगर मान लो ये बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम यूनिट से। ये किसका है? पूरा का पूरा पेट्रोलियम यूनिट का है, तो ये पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? 2 करोड़ का बिजनेस लॉस और 1 करोड़ का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा आरपी लिमिटेड को मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो नहीं है, तो ये रिलायंस और आरपी दोनों में बटेगा बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कैसे बांटोगे? जितने वैल्यू के रिलायंस ने एसेट ट्रांसफर किए और जितने एसेट खुद के पास रखे उस रेशियो में बांट देंगे। देखो रिलायंस ने 40% एसेट आरपी को ट्रांसफर कर दिए, 60% खुद के पास रखे हैं, तो 60-40 के रेशियो में दोनों में बांट देंगे। बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को दोनों में बांट देंगे। अब आप बोलोगे इसमें फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे क्या? इसमें फ्रेश 8 ईयर्स नहीं मिलेंगे। फ्रेश 8 ईयर्स का कंसेप्ट ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए, अमालगमेशन के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले कंसेप्ट के लिए, कंपनी का कन्वर्ट जो हो रहा है एलएलपी में, इनके लिए है, डीमर्जर वाले केस के लिए नहीं है। और इन सभी पॉइंट्स में स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, वो नहीं लेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस डेड लॉस है एक तरीके से पुरानी वाली का, वो कुछ काम का नहीं रहेगा। अब अपन आगे आते हैं सेक्शन 78। सेक्शन 78 में 2 पॉइंट्स कवर्ड है। अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है या सक्सेशन हो रहा है तो आप लॉस कैसे सेट ऑफ करोगे? तो सबसे पहले चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज का मतलब यहाँ क्या ले रखा है? यहाँ ले रखा है अगर पार्टनरशिप फर्म में या तो कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या तो कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसे क्या माना जाएगा? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, उसे माना जाएगा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज नहीं माना जाएगा। वैसे तो वो होता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जाएगा। यहाँ क्या माना जाएगा? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसे क्या माना जाएगा? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो ऐसे केस में क्या होगा? मान लो उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस लॉस है और ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो जो रिटायर्ड पार्टनर है या जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो रिटायर्ड पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका उस बिजनेस लॉस में जितना शेयर था, उस पार्टनर का उस बिजनेस लॉस में जितना शेयर था, उतना शेयर वो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। उतना शेयर क्या हो जाएगा? उतना बिजनेस लॉस का शेयर डूब जाएगा, डेड लॉस बन जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस लॉस में, उस रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर का जितना शेयर था उतना बिजनेस लॉस का शेयर पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, सेट ऑफ नहीं कर पाएगी और वो डेड लॉस बन जाएगा। लेकिन इसमें नोट दे रखा है, नोट क्या दे रखा है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर लेगी पार्टनरशिप फर्म। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में ये पॉइंट नहीं लगेगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बिजनेस लॉस में उस रिटायर्ड पार्टनर का या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जितना शेयर है वो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। इसके बाद दे रखा है अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ये प्रोविजन नहीं लगता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब इसका एग्जांपल ले लो, एक बार समझ में आ जाएगा। एबीसी एंड कंपनी एक फर्म है, 3 पार्टनर है जिनका इक्वल शेयर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। 21-22 में एबीसी एंड कंपनी के बिजनेस लॉस दे रखे हैं 6 लाख के और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 10 लाख का। 6 लाख के बिजनेस लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 10 लाख का। मिस्टर सी क्या हो रहा है? 21-22 में रिटायर हो रहा है 21-22 में। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो पार्टनरशिप का बिजनेस लॉस कितना है? 6 लाख। 6 लाख में मिस्टर सी का कितना हिस्सा है? मिस्टर सी का कितना हिस्सा है? देखो 1/3 इक्वल शेयर है ना, इक्वल शेयर तो 1/3 हिस्सा हो गया, तो 1/3 करो इसका, 6 लाख का 1/3 2 लाख आया। 2 लाख का बिजनेस लॉस पार्टनरशिप फर्म कैरी नहीं कर पाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, डूब जाएगा। तो जो पार्टनरशिप फर्म है कितना बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? 6 - 2 ओनली 4 लाख का बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। लेकिन जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ये केस था चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद अपने देखा सक्सेशन ऑफ बिजनेस।
अगर बिजनेस का सक्सेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस, मिस्टर एक प्रोप्राइटर है, उसने अपना बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया, दूसरे प्रोप्राइटर को बेच दिया, या मान लो मिस्टर ए ने अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया, ये होता है सक्सेशन। अगर मिस्टर ए ने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा तो वो ऊपर कवर होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी, उसमें होगा वो। तो मिस्टर ए ने अपना बिजनेस किसी दूसरे इंडिविजुअल को बेच दिया, दूसरे प्रोप्राइटर को बेच दिया, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया, या मिस्टर ए ने अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया, उसे बोलते हैं सक्सेशन। अब सक्सेशन में दो केस होते हैं, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई, डेथ होने के कारण उसका बिजनेस, उसके लीगल हेयर्स जो हैं उनको ट्रांसफर हो गया। लीगल हेयर्स मतलब उसकी फैमिली वाले जो हैं, फैमिली वालों को मिल गया। अब फैमिली वाले उस बिजनेस को चला रहे हैं। मिस्टर ए के बिजनेस में जो लॉस था वो फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। तो पहला केस क्या है, अगर मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई और डेथ होने के कारण उसका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, डेथ होने के कारण उसका बिजनेस उसके लीगल हेयर्स वगैरह को ट्रांसफर हुआ है, तो जो लीगल हेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लीगल हेयर्स क्या कर सकते हैं, उसके जो भी बिजनेस लॉस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें एक केस लॉ का एक पॉइंट और दे रखा है। मान लो मिस्टर ए का बिजनेस था, मिस्टर ए के 5 बेटे थे मिस्टर ए के। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद मिस्टर ए का बिजनेस उन 5 बेटों को ट्रांसफर हो गया, अब वो 5 बेटे क्या करते हैं, एक फर्म बना के मिस्टर ए का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एक फर्म बना के मिस्टर ए के बिजनेस को चलाते हैं, अब मिस्टर ए के बिजनेस में जो भी लॉस थे वो पार्टनरशिप फर्म भी क्या कर सकती है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ये केस था सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस का। अब अदर केस क्या है, अदर केस मतलब मिस्टर ए की डेथ नहीं हुई, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर दिया, या मिस्टर ए ने अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दिया, ऐसा केस हुआ तो क्या होगा। तो अगर ऐसा वाला केस है तो जो जिसको सेल किया है, जैसे मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल किया है या पार्टनरशिप फर्म को, तो जो मिस्टर बी और पार्टनरशिप फर्म है वो मिस्टर ए के बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर ए का जो बिजनेस लॉस है वो डूब जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ये था सक्सेशन ऑफ बिजनेस वाला केस जो मैंने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 79, स्पेशल प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी में लगता है सेक्शन 79। क्लोजली हेल्ड कंपनी मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या होती है, या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन लगता है लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने का एक स्पेशल प्रोविजन लगता है। ये क्या बोलता है स्पेशल प्रोविजन, कि प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो अपने लॉस सेट ऑफ तो कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि मान लो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, क्लोजली हेल्ड कंपनी को अर्लियर ईयर्स में कोई लॉस होता है, और वो उसको इस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ कर रही है, करंट प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ कर रही है, तो सेट ऑफ तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है कि जिस प्रीवियस ईयर में उस प्राइवेट कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी को लॉस हुआ, उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे के दिन, मान लो लॉस हुआ था उस प्राइवेट कंपनी को प्रीवियस ईयर 18-19 में लॉस हुआ था, तो 18-19 के लास्ट डे के दिन, लास्ट डे क्या हुआ 18-19 का 31 मार्च 19, तो जिस प्रीवियस ईयर में उस प्राइवेट कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको जो लॉस हुआ, क्लोजली हेल्ड कंपनी को जो लॉस हुआ जिस प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस प्रीवियस ईयर में वो कंपनी उस लॉस को सेट ऑफ कर रही है, जैसे करंट ईयर में मान लो सेट ऑफ कर रही है, तो करंट प्रीवियस ईयर है 21-22, तो इस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे के दिन, इसका मतलब लास्ट डे क्या हुआ 31 मार्च 22, इन दोनों दिन कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए उस कंपनी की, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए उस कंपनी की, तो ही वो लॉस सेट ऑफ कर सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकती। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी जो भी मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, तो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी को अर्लियर ईयर्स का कोई लॉस है वो सेट ऑफ करना चाहती है करंट प्रीवियस ईयर में, तो जिस प्रीवियस ईयर में उस कंपनी को लॉस हुआ था, वो लॉस जिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस करंट प्रीवियस ईयर में या जिस प्रीवियस ईयर में वो कंपनी लॉस सेट ऑफ कर रही है, उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे के दिन उस कंपनी की कम से कम 51% वोटिंग पावर, कम से कम 51% इक्विटी शेयर कैपिटल सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, कम से कम 51% वोटिंग पावर क्या होनी चाहिए, सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, तो ही वो लॉस सेट ऑफ कर सकती है। कम से कम 51% वोटिंग पावर सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, तो ही वो लॉस सेट ऑफ कर सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा दूंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल लेते हैं एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इसके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आपको प्रीवियस ईयर 19-20 के दे रखे हैं 40 लाख के, 40 लाख के, और करंट ईयर में इसकी पीजीबीपी की इनकम है 60 लाख। मान लो ये प्रोविजन नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 60 लाख में से अपन 40 लाख लेस कर देते, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अपन सेम एड से सेट ऑफ कर सकते हैं, आराम से सेम एड से सेट ऑफ कर देते और इसकी 20 लाख की इनकम बच जाती अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो। लेकिन ये प्रोविजन है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दे रखा है इस कंपनी का 19-20 का। प्रीवियस ईयर 19-20 में मिस्टर एक्स के पास 55% शेयर होल्डिंग थी, अदर्स के पास 45%। ऐसा मान लो 19-20 के लास्ट डे पे थी। ये कब थी? 31 मार्च 20 को थी ये शेयर होल्डिंग, लास्ट डे की ये शेयर होल्डिंग है। और प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने अपनी पूरी होल्डिंग, अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दी। मिस्टर एक्स ने अपनी जो 55% की शेयर होल्डिंग है मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दी, तो मिस्टर ए के पास हो गई 55% और अदर के पास अभी भी 45% है। ये भी ऐसा मान लो कब है, 31 मार्च 22 की शेयर होल्डिंग बता रखी है आपको, लास्ट डे की बता रखी है। तो ये आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, 19-20 की शेयर होल्डिंग जिस ईयर का लॉस था, जिस प्रीवियस ईयर का लॉस था, उस ईयर के लास्ट डे के दिन मिस्टर एक्स के पास 55% शेयर होल्डिंग थी और अदर के पास 45% थी। अब मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग दी करंट प्रीवियस ईयर अपनी शेयर होल्डिंग मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दी। अब मिस्टर ए के पास आ गई 55, अदर्स के पास 45 है। जिस प्रीवियस ईयर में वो कंपनी लॉस सेट ऑफ करना चाह रही है उसमें कितनी शेयर होल्डिंग होगी, मिस्टर ए के पास 55, अदर के पास 45। अब देखो सेम शेयर होल्डर के पास शेयर होल्डिंग है क्या, बताओ, सेम के पास है क्या? सेम के पास नहीं है। 51% शेयर होल्डिंग सेम के पास है क्या? ओनली 45% शेयर होल्डिंग, ओनली 45% शेयर होल्डिंग सेम के पास है। 55 तो चेंज हो गई, कम से कम कितनी होनी चाहिए सेम के पास? 51 होनी चाहिए, कम से कम 51 होनी चाहिए। तो बताओ ये एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड प्रीवियस ईयर 21-22 में प्रीवियस ईयर 19-20 के लॉस सेट ऑफ कर पाएगी क्या? कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, ये लॉस वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। यही प्रोविजन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सेक्शन 79 तीन केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तीन केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सा केस? पहला अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे शेयर होल्डिंग कितनी भी चेंज हो जाए, चाहे पूरी चेंज हो जाए, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा क्या कर सकती है कंपनी? सेट ऑफ कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सबसे प्यारी चीज है, इसको आप किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी को छोड़ के कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो। चाहे कंपनी चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, कोई भी इसको सेट ऑफ कर सकता है। तो ये सबसे प्यारी चीज होती है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कुछ नखरे नहीं करती। अब अपन आते हैं, दो केस हो रहे हैं इस सेक्शन की नॉन एप्लीकेबिलिटी के। पहला केस है, अगर मान लो जो शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? शेयर होल्डर की डेथ के कारण, या शेयर होल्डर ने अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया था। यहाँ जो शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, ऐसा मान लो मिस्टर एक्स की डेथ हुई है, इसके कारण उसकी शेयर होल्डिंग मिस्टर ए को ट्रांसफर हो गई। अगर ऐसा केस था तो ये कंपनी क्या कर सकती है? लॉस सेट ऑफ कर सकती है। या दूसरा केस क्या है, मिस्टर एक्स ने ये अपने शेयर्स किसी रिलेटिव को गिफ्ट दे दिए थे। मिस्टर एक्स, ऐसा मान लो मिस्टर ए क्या था? मिस्टर एक्स का रिलेटिव था, तो भी ये जो सेक्शन है, ये प्रोविजन है, अप्लाई नहीं होगा। तो अगर शेयर होल्डिंग चेंज क्यों हो रही है? शेयर होल्डर की डेथ के कारण या शेयर होल्डर ने अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया था, इस कारण हो रही है, तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा केस है, जो शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है? एक कोई रिजोल्यूशन प्लान बना था IBC 2016, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसके अंदर कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, उसके कारण शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा एक स्टार्टअप के लिए एक पॉइंट और दे रखा था, ज़्यादा काम का पॉइंट नहीं है, बिल्कुल काम का भी नहीं है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको क्या पॉइंट था। एक होता है सेक्शन 80 IAC का एलिजिबल स्टार्टअप, उसमें स्टार्टअप में अपन जब डिडक्शन देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो उसके केस में बता रखा है, अगर मान लो उसमें शेयर होल्डर सेम है, जिस प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर में, और जिस ईयर में वो सेट ऑफ कर रही है उस ईयर में शेयर होल्डर सेम है, कोई स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कोई स्टार्टअप है, और शेयर होल्डर सेम है, और उन शेयर होल्डर के आपस में शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है, चाहे 51% से ज़्यादा हो जाए, आपस में शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है, तो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो फालतू पॉइंट था, कुछ काम का नहीं था, काम के जो भी थे मैंने आपको यहाँ बता दिए इसमें। अब आते हैं, अगर बिजनेस का केस है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो सेट ऑफ लॉस का ऑर्डर क्या रहेगा, किस ऑर्डर में आप सेट ऑफ करोगे? तो मान लो सबसे पहले क्या करना, आप करंट ईयर के जो भी खर्चे वगैरह हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो लेस कर देना। उसके बाद सबसे पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस लेस करना, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉस होता है इनके लिए आपको 8 असेसमेंट ईयर का टाइम लिमिट मिलता है, तो पहले इसको लेस करना, और उसके बाद फिर करना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फिर क्या लेस करना? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और उसके बाद आप चाहो तो अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये और करना। अब आप बोलोगे ये दो चीज़ें क्या है? इन दोनों के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इन दोनों को क्या माना जाता है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ही माना जाता है। एक तरीके से क्या माना जाता है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही माना जाता है, सेम टू सेम क्या ट्रीटमेंट होता है इनका? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। ऊपर जहां जहां अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आया है, ये मान लेना उसके अंदर ये दोनों चीजें भी हैं, क्या क्या?
अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीजें, ये जो तीनों चीजें हैं बिल्कुल सेम मानी जाती है, बिल्कुल सेम मानी जाती है। इन तीनों का डीएनए बिल्कुल सेम माना जाता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तीनों चीजों को बिल्कुल सेम माना जाता है। क्वेश्चन में अगर अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर आ जाए, सेम टू सेम क्या ट्रीटमेंट होता है उसका, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है, अलग नहीं होता। ऐसे ही अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आ जाए, सेम टू सेम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, इनको बिल्कुल सेम माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अपन आते हैं आगे, सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर लॉस सेक्शन 80। ये क्या बोलता है, अगर आपको नीचे दिए गए 5 लॉस, नीचे 5 लॉस दे रखे हैं, अगर इनको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, इन लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि आप नेक्स्ट ईयर में इनको सेट ऑफ कर पाओ, तो तभी कर पाओगे अगर आप अपनी रिटर्न टाइम पे भर दोगे। जो ड्यू डेट आपको सेक्शन 139(1) में बता रखी है, जो ड्यू डेट आपको सेक्शन 139(1) में बता रखी है, 139(1) में क्या बता रखी है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और एक आपका बता रखा है 30 नवंबर, 3 ड्यू डेट दे रखी है। जब अपन का वो सेक्शन आएगा तब अपन डिटेल में देखेंगे। तो सेक्शन 139(1) में जो ड्यू डेट बता रखी है, उस ड्यू डेट तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे, टाइम पे रिटर्न फाइल करोगे, तो ही ये 5 लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हो, तो ये 5 लॉस आपके डूब जाएंगे। कौन कौन से, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, सेक्शन 35A बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। ये 5 लॉस अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल करते हो तो ही आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस सेक्शन की 2 केस में नॉन एप्लीकेबिलिटी है। 2 केस में अगर आप रिटर्न लेट भी फाइल करोगे, तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 2 कौन कौन सा, एक तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस और एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो इन दोनों चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, लेकिन रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी आपको, तभी तो डिपार्टमेंट वालों को पता चलेगा आपका लॉस है, तो रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। तो 2 केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, एक तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस और एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन दोनों में अगर आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो भी चलेगा। ये था अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, जो मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम का चैप्टर अपन रिवाइज करते हैं। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, आपके मॉड्यूल में इसी नाम से चैप्टर है। ऐसी इनकम जो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। तो देखो, एक होता है एग्जेम्प्ट इनकम और एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्प्ट इनकम तो जो होती है ना, वो 5 हेड में किसी भी हेड में नहीं आती, 5 हेड में से किसी भी हेड में नहीं आती, वो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। लेकिन जो डिडक्शन होती है चैप्टर 6 की डिडक्शन, वो आपको जीटीआई में से मिलती है, ग्रोस टोटल इनकम में से आपको लेस करनी होती है। तो एग्जेम्प्ट इनकम तो 5 हेड में किसी भी हेड में नहीं आती, और जो ग्रोस टोटल इनकम में से जो आपको डिडक्शन होती है चैप्टर 6 की, वो आपको ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है। अब एग्जेम्प्ट इनकम में क्या बता रखा है, इसमें एक सेक्शन दे रखा है सेक्शन 10, और इसमें काफी सारी एग्जेम्पशन दे रखी है आपको, जो इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगी इनकम टैक्स में, सेक्शन 10 में बता रखी है। सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बता रखा है, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। इंडिया में अगर आपको खेती की इनकम होती है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। इंडिया में खेती की इनकम होती है तो इंडिया के बाहर से होती है तो टैक्सेबल होती है, लेकिन इंडिया में होती है तो एग्जेम्प्ट होती है। अब एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या लोगे, तो इसमें बता रखा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने से जो इनकम हुई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब सरसों को सेल करने से, मान लो गेहूं को सेल करने से, या मान लो फ्रूट्स वगैरह सेल करने से, वेजिटेबल वगैरह सेल करने से जो इनकम हुई, वो क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। गन्ना वगैरह सेल करने से क्या हो गई, इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने से क्या जो इनकम होगी क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। मान लो आप सरसों की जगह सरसों का तेल बेचते हो, तो सरसों का तेल एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी क्या, नहीं मानी जाएगी। आटा बेचते हो, गेहूं की जगह आटा बेचते हो, बताओ एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी क्या, नहीं मानी जाएगी। गन्ने की जगह आप मान लो चीनी बेचते हो, शुगर बेचते हो, गन्ने की जगह आप चीनी बेचते हो, तो चीनी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी, नहीं मानी जाएगी। अगर आप प्रोसेसिंग कर देते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग कर देते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बनती फिर। अब इसमें आगे बता रखा है, आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड था या फार्म बिल्डिंग थी, एग्रीकल्चर लैंड था या फार्म बिल्डिंग थी, उसको आपने रेंट पे दिया, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड था, फार्म बिल्डिंग थी, उसको आपने रेंट पे दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, खेती के कामों के लिए रेंट पे दिया, तो वो रेंट इनकम भी क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन मान लो आपने जो रेंट पे दिया है, किसके लिए दिया है, फिल्म की शूटिंग के लिए दिया है मान लो, या सर्कस वगैरह के लिए दिया है, या किसी शो वगैरह के लिए दिया है, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बनेगी, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। तीसरा केस है सैपलिंग और सीडलिंग से जो इनकम होगी, सैपलिंग और सीडलिंग के सेल से जो इनकम होगी, वो भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। 4 केस में एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग। इसके बाद बता रखा है, अगर मान लो आपका बिजनेस भी है और एग्रीकल्चर इनकम भी है, जैसे मान लो आप क्या करते हो, गन्ना उगाते हो, आपका खेत है, खेत में गन्ना उगाते हो, फिर आपकी फैक्ट्री में उस गन्ने से आप शुगर में कन्वर्ट कर देते हो, तो दोनों काम करते हो आप, पहले खेती करते हो, फिर उससे आप बिजनेस भी करते हो, मतलब गन्ना उगाया, गन्ने को आपने कन्वर्ट किया शुगर में, चीनी में कन्वर्ट किया, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया, तो आप सेल करते हो। तो ऐसे केस में क्या करोगे, या मान लो आप चाय की पत्तियां उगाते हो, आपके चाय के बागान है, और उसके बाद आपको उसको चाय में कन्वर्ट करके जो चाय बनती है उसमें कन्वर्ट करके अपनी फैक्ट्री में सेल करते हो, तो क्या करोगे। या आप मान लो आपके रबर के प्लांट्स है, वो उगाते हो और उसके बाद आप उसको रबर में कन्वर्ट करके, रबर में लेटेक्स में कन्वर्ट करके आप सेल करते हो, तो क्या करोगे, दोनों काम हो गए। ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को अपोर्शन करेंगे।
कैसे अपॉर्चन करेंगे? अगर ऐसा केस है, टी कॉफी रबर वाला केस है, क्या केस है? टी कॉफी रबर, ग्रोवर मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हो आप? टी कॉफी रबर वाला केस है, तो कैसे आप अपॉर्चन करोगे? देखो, टी के केस में बिजनेस इनकम 40% मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम 60% मान लेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से बिजनेस इनकम 40% मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम 60% मान लेंगे। रबर लेटेक्स का केस है तो 35% बिजनेस, 65% एग्रीकल्चर। कॉफी को ग्रोन और कर्ड करते हो तो 25% बिजनेस, 75% एग्रीकल्चर। कॉफी को ग्रोन, कर्ड, ग्राउंड और रोस्ट करते हो तो 40% बिजनेस और 60% एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। इसके बाद बता रखा है, मान लो टी कॉफी रबर के अलावा और कोई प्रोडक्ट है तो क्या करोगे? और कोई प्रोडक्ट मतलब आपने मान लो सरसों उगाई और फिर सरसों के तेल में कन्वर्ट करके बेचा, या मान लो आपने गन्ना उगाया और चीनी में कन्वर्ट करके बेचा, या मान लो आपने आलू उगाए और पोटैटो चिप्स बना के आपने सेल करी, तो क्या करोगे? अदर प्रोडक्ट के केस में तो बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी? जो आपने प्रोडक्ट सेल किया, मान लो आपने गन्ना उगाया और चीनी बेची, तो जो चीनी आपने सेल करी, जो शुगर आपने सेल करी, उसकी सेल वैल्यू ले लो, उसमें से क्या लेस कर दो? उस चीनी को बनाने में जितना गन्ना लगा था, उसकी मार्केट वैल्यू लेस कर दो। उस चीनी को बनाने में जितना भी गन्ना लगा था, जितना भी शुगर केन लगा था, उसकी मार्केट वैल्यू लेस कर दो। इसके अलावा जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हुए वो लेस कर दो। ये आपकी आ जाएगी बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी? उस चीनी को बनाने में जितना गन्ना लगा था, उस चीनी को बनाने में जितना भी शुगर केन लगा था, उसकी मार्केट वैल्यू ले लो और उसमें से जो भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी, जो भी आपके खाद बीज वगैरह की कॉस्ट थी, वो लेस कर दो। आपकी आ जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। अब एक पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की स्कीम है। ये स्कीम क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से पागल बनाने की स्कीम है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है? ज्यादा टैक्स वसूलती है। तो एक ज्यादा टैक्स वसूलने की स्कीम है, ज्यादा टैक्स वसूलने की स्कीम है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स वसूलने का। वो तरीका किस पे लगता है? ये इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब जिन लोगों को स्लैब रेट से टैक्स देना होता है उन पे ये स्कीम लगती है। इंडिविजुअल HUF AOP BY और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कब अप्लाई होता है? 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है? उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल वगैरह की नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की अपन ने देखी थी ना, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्कीम लग जाती है और इस स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना होता है। फिर आपको इसको फॉलो करना होता है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप टैक्स निकालो जो भी एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उनके टोटल का। मान लो एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख की है आपकी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख की है, तो 4 लाख प्लस 6 लाख उस पर आप टैक्स निकाल दो बिना सेस और सरचार्ज के। सेस और सरचार्ज को एक बार भूल जाओ। फिर आप टैक्स निकालो एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो 4 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मान लो आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो 2.5 लाख की है, तो 4 लाख प्लस 2.5 लाख 6.5 लाख, 6,50,000 पे टैक्स निकाल दो बिना सेस और सरचार्ज के। उसके बाद टैक्स पेड कितना करना पड़ेगा, कितना टैक्स पेबल करना पड़ेगा आपको? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 निकाल दो। और उसमें आप अगर सरचार्ज लग रहा है आपके ऊपर, मतलब आपकी टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो सरचार्ज भी ऐड कर दो और सेस तो आपको ऐड करना है ही। ये आपका आ जाएगा टैक्स पेबल, ये आ जाएगा टैक्स पेबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, टैक्सेबल इनकम 6 लाख है और नेट एग्रीकल्चरल इनकम इसकी 4 लाख है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस पर ये स्कीम लगेगी। अब ये टैक्स कैसे निकालेगा? सबसे पहले टोटल इनकम पे, मतलब टैक्सेबल इनकम प्लस नॉन टैक्सेबल इनकम दोनों पे टैक्स निकाल दो। टोटल मिला के 10 लाख रुपए आए, 10 लाख पे टैक्स निकाल दिया अपन ने 1,12,500 का। फिर आप टैक्स निकालो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब 4 लाख प्लस 2.5 लाख पे टैक्स निकाल दिया अपन ने। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इसमें अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज ऐड कर दो, नहीं लगता तो सेस तो ऐड करना है ही, और ये आ जाएगा आपका टैक्स पेबल। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग देखो, आपकी इनकम थी टैक्सेबल इनकम 6 लाख और 6 लाख पे टैक्स कितना बन गया? 72,800 का। अगर मान लो ये स्कीम नहीं होती, ये स्कीम होती ही नहीं, तो क्या होता? आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 6 लाख। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कितनी थी आपकी? 6 लाख। एग्रीकल्चर इनकम तो ये तो एग्जेम्प्ट होती है और 6 लाख ये टैक्सेबल इनकम थी। 6 लाख पे टैक्स कितना बनता? निकालो आप। 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और अब 5 लाख 20%। ये आता 32,500 का आता बिना सेस के, और सेस भी इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाता आपका 33,800 का। ये आपका टैक्स बनता। ओनली 33,800 रुपये का टैक्स बनता और गवर्नमेंट ने आपसे कितने वसूल लिए? गवर्नमेंट ने आपसे कितने वसूल लिए? 72,800। तो ये पागल बनाने की स्कीम है, आपसे ज़्यादा टैक्स वसूलने की एक स्कीम है। ये गवर्नमेंट का तरीका है कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपसे ज़्यादा टैक्स कैसे वसूला जाए, तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। दूसरी जो एग्जेम्प्ट इनकम दे रखी है वो क्या दे रखी है? अगर मान लो मेंबर को HUF से इनकम रिसीव हो रही है, तो HUF के एंड में पहले ही टैक्सेबल हो गई, तो मेंबर के एंड से क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10(2) के अंदर। उसके बाद मान लो पार्टनर्स को फर्म या LLP से शेयर इनकम, मतलब प्रॉफिट शेयर रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट में शेयर रिसीव हो रहा है, शेयर इनकम रिसीव हो रही है, तो वो क्या होगी? 10(2) में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद ये रखा है किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल एड्स को
डिजास्टर के कारण कंपनसेशन मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। डिजास्टर मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मुआवजा देती है। तो मान लो इंडिविजुअल घायल हुआ तो इंडिविजुअल को मिलेगा, इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो उसके लीगल राइट्स को मिलेगा। तो जो मुआवजा मिला वो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर गवर्नमेंट मुआवजे पे भी टैक्स लगाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे। इसके बाद बताया गैलेंट्री अवार्ड्स, अगर किसी पर्सन को गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं, गैलेंट्री अवार्ड मतलब परमवीर चक्कर, वीर चक्कर, और उसको अब गवर्नमेंट पेंशन देती है तो पेंशन क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल। सिक्किमीज इंडिविजुअल मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो सिक्किम में पैदा हुआ है, सिक्किम का है, एक तरीके से बोर्न एंड ब्रॉट अप का है सिक्किम का, तो सिक्किम का इंडिविजुअल है, तो उसको सिक्किम में जो भी इनकम होगी, सिक्किम के अंदर जो भी इनकम होगी, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे पीजीबीपी की हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सिक्किम के स्टेट के अंदर जो भी इनकम होगी, कोई भी सोर्स से इनकम होगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा उसको सिक्किम के बाहर से डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो उस सिक्किम के इंडिविजुअल ने क्या कर रखा है, दिल्ली की एक कंपनी के शेयर्स वगैरह ले रखे हैं, शेयर्स डिबेंचर वगैरह, और दिल्ली की कंपनी उस सिक्किम के इंडिविजुअल को क्या दे रही है, डिविडेंड और इंटरेस्ट दे रही है, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सिक्किम के अंदर की सारी इनकम और सिक्किम के बाहर से डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम उस इंडिविजुअल की, सिक्किम वाले इंडिविजुअल की क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, एक नोट दे रखा है, ये क्या बोलता है, ये एग्जेम्पशन सिक्किमीज वुमेन को नहीं मिलेगी। सिक्किमीज इंडिविजुअल जो है वो मैन की जगह क्या है, वुमेन है, वुमेन को नहीं मिलेगी अगर वो वुमेन क्या करती है 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद, 1 अप्रैल, ध्यान देना क्या डेट बोली मैंने, 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद किसी नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल से शादी कर लेती है। तो अगर वो सिक्किमीज वुमेन क्या करती है 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद बाहर वाले लड़के से शादी कर लेती है, यूपी के लड़के से, दिल्ली के लड़के से मान लो, या राजस्थान के लड़के से शादी कर लेती है, तो उस सिक्किमीज वुमेन को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2008 से पहले शादी करती है किसी और से तो मिल जाएगा। अगर वो सिक्किम वाले लड़के से शादी करती है तो भी मिल जाएगा, तो कभी भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद अगर वो नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल मतलब बाहर के लड़के से शादी करती है, कब करती है 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद, तो ये बेनिफिट उस वुमेन को नहीं मिलेगा। इसके बाद रखा सेक्शन 14 रेस्ट्रिक्शंस ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। रेस्ट्रिक्शंस ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ये क्या बोलता है, एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है, एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा किया है, उस खर्चे का आपको किसी भी हेड में डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है, उस खर्चे का आपको किसी भी हेड में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो आपने एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए आपका खर्चा हुआ है, खाद का, बीज का वगैरह का, तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे का आपको किसी भी हेड में डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, फर्जीवाड़ा लोग एग्जेम्प्ट इनकम के जो खर्चे होते हैं उसको P&L में डाल के डेबिट करके डिडक्शन लेते रहते हैं, डिडक्शन के मजे लेते रहते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं कभी स्क्रूटनी वगैरह में, एओ उनको पकड़ लेता है कभी स्क्रूटनी वगैरह में। तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो एओ क्या कर सकता है, उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग खुद खर्चा कैलकुलेट कर सकता है। उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग कितना खर्चा हुआ है वो खुद कैलकुलेट कर सकता है। खुद कैसे कैलकुलेट करेगा, कब करेगा, तो पहले 2 केस दे रखे, 2 केस में एओ चाहे तो उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग खुद क्या कर सकता है, खर्चा कैलकुलेट कर सकता है और उतना अमाउंट डिसअलाउ कर सकता है, उतना अमाउंट पीजीबीबी की इनकम से क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है। 2 केस कब कब, पहला केस तो क्या दे रखा है, अगर एओ एसएससी के क्लेम से सेटिस्फाई नहीं है, एसएससी ने बोला कि मेरी एग्जेम्प्ट इनकम तो 50 लाख की है खेती की इनकम, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो खर्चा हुआ है मेरा 5000 रुपये का हुआ है, 5000 रुपये का हुआ है, वो ऐसा पागल बना रहा है एसएससी, तो ऐसे केस में क्या करेगा, एओ एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग खर्चा खुद कैलकुलेट करेगा और फिर पीजीबीबी की इनकम से क्या कर देगा, उसको डिसअलाउ कर देगा। दूसरा केस क्या है, एसएससी क्या बोलता है, मेरा तो एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। एसएससी क्या बोल रहा है, मेरा तो एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। तो एसएससी बोलता है कि हाँ मेरे को खेती की इनकम हुई है 50 लाख रुपए की, लेकिन मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ, मेरे को बीज वगैरह सब फ्री में मिल गए थे, सब चीज़ें मैंने खुद कर ली थी, मैंने मेहनत खुद कर ली थी, बीज वगैरह सब फ्री में मिल गए थे, खाद वगैरह फ्री में मिल गई थी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या। तो ऐसे केस में क्या होगा, एओ उस एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा खुद निकालेगा और खुद निकाल के पीजीबीबी की इनकम में डिसअलाउ कर देगा। 2 केस में निकालेगा, अगर एसएससी के क्लेम से सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा केस क्या है, एसएससी बोलता है उसका तो खर्चा ही नहीं हुआ, तो एओ कितना खर्चा निकालेगा एग्जेम्प्ट इनकम का और डिसअलाउ करेगा, वो बता रखा है। 3 चीज़ें बता रखी है इसमें। सबसे पहले तो वो देखेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग है, तो वो P&L अकाउंट में सर्च करेगा एओ स्क्रूटनी करते वक्त, और ऐसे खर्चे ढूंढेगा जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है। मान लो उस एसएससी ने क्या किया था, एग्रीकल्चरल इनकम को सेल करने के लिए कमीशन पे किया था, तो कमीशन का खर्चा उसको पकड़ में आ गया एओ को, तो एक वो खर्चा ले लेगा जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट इनकम के, वो खर्चे ले लेगा। अब एओ को बाकी खर्चे पकड़ में नहीं आए तो क्या करेगा, कॉमन एक्सपेंस उठाएगा जो उसको लग रहा है, एओ को लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर इनकम के भी हो सकते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम के भी हो सकते हैं और टैक्सेबल इनकम के भी हो सकते हैं, तो ऐसे खर्चे उठाएगा जो कॉमन है,
जो एग्जाम इनकम के भी लग रहे हैं उसको और टैक्सेबल इनकम के भी लग रहे हैं, तो कॉमन एक्सपेंस उठा लेगा, उसको इंटू करेगा। किससे इंटू करेगा? एसएससी का एग्जाम सोर्स में जितनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट था उसके एवरेज से। एसएससी का जो इन्वेस्टमेंट था किसमें? एग्जाम सोर्स में। एग्जाम सोर्स मतलब मान लो एसएससी का खेती का काम था, तो खेती में एसएससी का जितना इन्वेस्टमेंट था, खेती में एसएससी का जितना इन्वेस्टमेंट था उसकी एवरेज वैल्यू से, एवरेज वैल्यू फर्स्ट डे की और लास्ट डे की लेगा, फर्स्ट डे की और लास्ट डे की, और उसका सिंपल एवरेज कर देगा। मान लो आपको दे रखी है फर्स्ट डे की 50 लाख और लास्ट डे की 70 लाख, तो 50 प्लस 70 लाख डिवाइड बाई 2 60 लाख निकाल दिया उसने। तो एसएससी का एग्जाम सोर्स में मतलब एसएससी का एग्रीकल्चर में कितना इन्वेस्टमेंट था उसकी एवरेज वैल्यू से इंटू कर देगा और डिवाइड किससे कर देगा? एसएससी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या एसएससी की जो टोटल एसेट है, एसएससी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल एसेट है उनकी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देगा। एग्जाम सोर्स में जितना इन्वेस्टमेंट था उससे की एवरेज वैल्यू से इंटू कर देगा और डिवाइड किससे करेगा? एसएससी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट या एसेट है उसकी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देगा। ये दूसरी लिमिट आ जाएगी। और इसमें एक चीज और ऐड करेगा, वो एसएससी का एग्जाम सोर्स में जितना इन्वेस्टमेंट था उसकी एवरेज वैल्यू का 1%, एसएससी का एग्जाम सोर्स में जितना इन्वेस्टमेंट था उसकी एवरेज वैल्यू का 1% और ऐड कर देगा। और ये तीनों मिला के बोल देगा कि इतना अमाउंट आपका डिसअलाउ हो गया। इतना अमाउंट किसके रिगार्डिंग है? एग्जाम इनकम के रिगार्डिंग। इतने अमाउंट का खर्चा आपका एग्जाम इनकम के रिगार्डिंग मान लिया जाएगा। अब इसमें एक नोट दे रखा है फालतू नोट कि ये सेक्शन 14A जो है ये चैप्टर 6 की डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता, ये ओनली एग्जाम इनकम के खर्चे के रिगार्डिंग अप्लाई होता है, डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता। अब आते हैं एक सेक्शन 10AA टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश इन एसईजेड। सबसे पहले तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सेक्शन जो 10 है और एक सेक्शन 10AA है, तो जो सेक्शन 10AA वो इसी का पार्ट है। पहली बात तो वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं। कुछ लोग इसको समझ लेते हैं कि 10 और 10AA इसी का पार्ट है, 10AA इसी का पार्ट है, 10AA इसका पार्ट नहीं है। जो सेक्शन 10 है ये तो आपकी एग्जेम्पशन की सेक्शन है, इसमें तो आपकी कुछ एग्जेम्पशन दे रखी है जो इनकम टैक्सेबल नहीं होती, जो जीटीआई का पार्ट ही नहीं बनती। लेकिन सेक्शन 10AA जो है ये डिडक्शन की सेक्शन है। किसकी सेक्शन है? डिडक्शन की सेक्शन है। ये डिडक्शन के अंदर होना चाहिए थी सेक्शन 10AA, बस इसका नाम क्या है? 10AA। तो 10AA का 10 से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन की सेक्शन है, सेक्शन 10AA डिडक्शन की सेक्शन है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सेक्शन 10AA को इस एग्जाम इनकम वाले चैप्टर में ही दे रखा है। तो सेक्शन 10AA जो है डिडक्शन की सेक्शन है, ये डिडक्शन आपको जीटीआई में से मिलती है, जीटीआई में से डिडक्शन आपको मिल जाती है सेक्शन 10AA में। कब मिलती है, कैसे मिलती है, वो अपन अब देखेंगे डिटेल में। तो सेक्शन 10AA एक डिडक्शन की सेक्शन है, डिडक्शन मिलती है आपको जीटीआई में से। तो सेक्शन 10AA में डिडक्शन कब मिलती है? ये सभी एसएससी को मिलती है, चाहे वो एसएससी इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, सभी एसएससी को मिलती है। अगर उस एसएससी का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस, उस एसएससी का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर्टिकल थिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है, उस एसएससी का क्या बिजनेस है? आर्टिकल थिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आर्टिकल थिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है। कहां बिजनेस है? एसईजेड के अंदर। एसईजेड के अंदर अगर उस एसएससी का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है तो उस एसएससी को इस सेक्शन की डिडक्शन मिल जाती है, सेक्शन की डिडक्शन मिल जाती है। तो एसएससी की मान लो कोई यूनिट है, एक एसएससी उसकी 2 यूनिट है, एक तो एसईजेड में है और एसईजेड में उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और एक यूनिट नॉर्मल एरिया में। तो एसईजेड यूनिट को डिडक्शन मिलती है, पूरे कंपनी को नहीं मिलती या पूरी एंटिटी को नहीं मिलती, ओनली एसईजेड यूनिट को यहां डिडक्शन मिलती है, एसईजेड यूनिट को, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है। अब डिडक्शन कैसे मिलती है वो अपन देखते हैं। तो टोटल इस सेक्शन में एसएससी 15 ईयर्स के लिए मजे ले सकता है, 15 साल तक मजे ले सकता है। कैसे ले सकता है? स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 ईयर्स में उसको जो एसईजेड यूनिट को एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ, एसईजेड यूनिट को जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? एसईजेड यूनिट को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ, किसका एक्सपोर्ट प्रॉफिट देखेंगे? एसईजेड यूनिट का, ओनली एसईजेड यूनिट का। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको 3-4 यूनिट दे रखी है, 2-3 यूनिट दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है, मान लो एक यूनिट नॉर्मल एरिया में, एसएससी की एक यूनिट तो नॉर्मल एरिया में और एक एसईजेड में, तो अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसके लिए डाटा किसका लेंगे? ओनली एसईजेड यूनिट का डाटा लेंगे। नॉर्मल एरिया वाली यूनिट को बिल्कुल इग्नोर कर देना, उसका कोई डाटा नहीं लेंगे। किसका लेंगे? एसईजेड यूनिट का डाटा लेंगे। तो एसईजेड यूनिट को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ, एसईजेड यूनिट को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ उसका 100% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ उसका 50% मिलेगा। और लास्ट के 5 ईयर्स में उस एसईजेड यूनिट ने जो अमाउंट एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया वो ले लेंगे, और एसईजेड यूनिट को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ उसका 50% कर देंगे। इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एसईजेड यूनिट का एक्सपोर्ट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या बता रखा है? अपन डाटा किसका लेंगे? एसईजेड यूनिट का। कंपनी का डाटा नहीं लेंगे, पूरी कंपनी का डाटा मत ले लेना, खाली एसईजेड यूनिट का डाटा लेंगे। जो भी नॉर्मल यूनिट है उनको सबको इग्नोर कर देना, खाली एसईजेड यूनिट का। एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लो आप। एसईजेड यूनिट का पीजीबीपी की इनकम ले लो, एसईजेड यूनिट की पीजीबीपी की इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट एसईजेड यूनिट की क्या ले लो?
पीजीबीपी की इनकम ले लो, किसकी, ओनली एसईजेड यूनिट की, उसको इनटू कर दो एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसईजेड यूनिट, उस एसईजेड यूनिट का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर था, जो बाहर की एक्सपोर्ट की सेल थी उससे इनटू कर दो और डिवाइड कर दो टोटल सेल से, उस एसईजेड यूनिट की जो टोटल टर्नओवर था या टोटल सेल थी उससे डिवाइड कर दो, और टोटल टर्नओवर आपको एसईजेड यूनिट का ही लेना है, पूरी कंपनी का मत ले लेना, कुछ लोग यहाँ पूरी कंपनी का ले लेते हैं। तो पीजीबीपी की इनकम ले लेंगे अपन एसईजेड यूनिट की, पीजीबीपी की इनकम भी किसकी लेंगे, पूरी कंपनी की नहीं लेंगे, एसईजेड यूनिट की, इनटू करेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसईजेड यूनिट, डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर ऑफ एसईजेड यूनिट, ये आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट। अब इसमें एक फालतू सा पॉइंट था, जो ये पॉइंट अब इररेलेवेंट हो चुका है। क्या पॉइंट था, मैं बता देता हूँ इस पॉइंट में क्या है। इस एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर जो पैसा आपको विद इन टाइम परमिटेड बाई आरबीआई ने टाइम परमिट कर रखा है, उस टाइम के अंदर अगर आपको पैसा इंडिया में रिसीव हो गया, इंडिया में आप पैसा लेके आ गए, तो ही उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट में लोगे। अगर आप पैसा जितना टाइम आरबीआई ने परमिट किया है उस टाइम में नहीं लेके आए इंडिया में, तो वो आप इग्नोर करोगे। क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट टर्नओवर में जो पैसा उस एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आप इंडिया में लेके आ गए, उस सेल के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट सेल के रिगार्डिंग इंडिया में लेके आ गए, जितना टाइम आरबीआई ने परमिट किया था, तो वो वाला लोगे। मान लो आप आरबीआई ने टाइम परमिट किया था आपको 8 महीने का, और आप 8 महीने में पैसा नहीं लेके आए, 5 लाख रुपए 8 महीने में नहीं लेके आए, तो 5 लाख रुपए अपन एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट काम का क्यों नहीं है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा। कुछ लोग सोचते हैं टाइम लिमिट है इसमें 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का, कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा है इसमें। पहले होता था टाइम लिमिट, वो हट चुका काफ़ी पहले, तो अब ये पॉइंट काम का नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ है जितना टाइम आरबीआई ने परमिट किया था उस टाइम में आपको पैसा लेके आना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ कि आरबीआई ने 8 महीने दिया था टाइम, या 9 महीने दिया था, या 6 महीने दिया था, तो ही ये पॉइंट लगाना है, नहीं तो ये पॉइंट कुछ काम का नहीं है। नहीं तो पैसा लाओ मत लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो पूरा एक्सपोर्ट टर्नओवर ले लेंगे, पूरा अपन ले लेंगे। तो विद इन टाइम आरबीआई का क्वेश्चन में लिख रखा है कि आरबीआई ने इतना टाइम परमिट किया था और ऐसे इतने टाइम में इतना पैसा ले आया, इतना पैसा नहीं ला पाया, तो अपन ये पॉइंट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा, कोई टाइम लिमिट याद मत कर लेना, ना तो 6 महीने का टाइम लिमिट दे रखा, ना 9 महीने का टाइम लिमिट दे रखा। हाँ, फेमा के अंदर जरूर बता रखा है 9 मंथ्स का टाइम लिमिट, लेकिन वो भी याद मत कर लेना इसमें। तो इंस्टीट्यूट ऐसा पॉइंट देगा ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने पॉइंट मॉड्यूल से हटा भी दिया, ये वाला पॉइंट कि 6 विद इन टाइम वाला पॉइंट हटा भी दिया, तो कुछ काम का पॉइंट नहीं है। अब इसमें अदर पॉइंट है, ये काम किया। अदर पॉइंट में पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। आपने कोई एक्सपोर्ट सेल करी थी, मान लो 10 करोड़ की एक्सपोर्ट सेल करी थी, उसमें से 1 करोड़ की बैड डेट्स हो गई, 1 करोड़ की अब इररिकवरेबल हो गई, बैड डेट्स हो गई, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में आप क्या करोगे, 10 करोड़ लोगे, 9 करोड़ लोगे, ओनली 9 करोड़ लेंगे। तो जो भी बैड डेट्स हो गई आपकी, वो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटा देना, टोटल से मत हटाना, टोटल तो पूरा रहेगा, एक्सपोर्ट से ही हटेगा। तो अगर बैड डेट्स हो गई, अगर आपने एक्सपोर्ट करी थी वो बैड डेट्स हो गई तो उसको हटा देना, बैड डेट्स हो गई तो उसको हटा देना। अब इसके बाद बता रखे हैं 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट आप अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर या टोटल टर्नओवर में अगर आपने ले रखा है इनको, दोनों से हटा देना, एक्सपोर्ट से भी और टोटल से भी अगर आपने ले रखा है तो। अगर इन 6 चीजों को अगर आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में ले रखा है तो दोनों से हटा देना। क्या क्या चीजें, एक तो फ्रेट, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, तीसरा इंश्योरेंस और एनी अदर एक्सपेंस, चौथा कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, पांचवा ड्यूटी ड्रॉबैक और छठा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। अगर ये 6 चीजें अगर आपने ले रखी है तो इसको एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों से हटाना है, दोनों से रिमूव करना है। इसके बाद ये रखा है, अगर आप क्या करते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट नहीं करते, आप क्लाइंट प्लेस पे जाके, इंडिया के बाहर क्लाइंट प्लेस पे जाके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ऑन साइट डेवलपमेंट करके आते हो, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उसको भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट दे रखा है, अगर अमालगमेशन मर्जर हो जाता है तो जो रिमेनिंग डिडक्शन है, रिमेनिंग पीरियड की डिडक्शन, न्यू यूनिट जो है अमालगमेटेड या रिजल्टिंग यूनिट, उसको मिल जाएगी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्या कंडीशन, कि जो न्यू यूनिट है अमालगमेटेड या रिजल्टिंग यूनिट, वो भी एसईजेड में होनी चाहिए और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस होना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये था एसईजेड वाला पॉइंट जो मैंने पूरा कवर करवा दिया सेक्शन 10AA। अब अपन अगला चैप्टर रिवाइज करते हैं, एक और, क्लबिंग ऑफ इनकम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इसमें से एमसीक्यू वगैरह फ्रेम हो सकते हैं एक आध नंबर के, तो देख लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिड टोटल इनकम, इस नाम से चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मैंने मतलब बताया था, जब किसी और पर्सन की इनकम असेसी के एंड में टैक्सेबल हो जाती है, किसी और पर्सन की इनकम असेसी के एंड में टैक्सेबल हो जाती है, तो वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का सबसे पहले जनरल प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के अंदर, बिल्कुल फालतू जनरल प्रोविजन दे रखा है। क्या बोलता है ये, सेक्शन 60 बोलता है, अगर मान लो आप किसी दूसरे पर्सन को इनकम ट्रांसफर कर देते हो, असेट ट्रांसफर नहीं करते, उस असेट से जनरेट होने वाली इनकम ट्रांसफर कर देते हो, तो वो इनकम आपके एंड्स में टैक्सेबल होगी, वो आपके एंड्स में टैक्सेबल होगी, वो ट्रांसफर के एंड्स में क्या होगी, क्लब हो जाएगी, ट्रांसफर के एंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने एबीसी लिमिटेड के पास एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, उस बिल्डिंग से जो रेंट मिलता है वो डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, बिल्डिंग एबीसी लिमिटेड की है, बस रेंट ट्रांसफर कर दिया, तो रेंट की इनकम किसकी मानी जाएगी, एबीसी लिमिटेड की ही मानी जाएगी, डायरेक्टर की नहीं मानी जाएगी। एबीसी लिमिटेड के एंड से क्या होगी, टैक्सेबल होगी। दूसरा केस दे रखा है, आप असेट भी ट्रांसफर कर देते हो,
असेट पे ट्रांसफर कर दिया आपने तो अब इनकम तो अपने आप ही ट्रांसफर हो गई। अब ऐसे केस में क्या होगा, तो इसमें दो केस है, एक तो रिवोकेबल ट्रांसफर और एक इरिवोकेबल ट्रांसफर। मान लो आपने जो एसेट ट्रांसफर किया वो कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर किया है, परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, कुछ टाइम के लिए आपने एसेट ट्रांसफर किया और कुछ टाइम बाद वो आपके पास फिर से आ जाएगा। तो मान लो एबीसी लिमिटेड ने अपनी बिल्डिंग डायरेक्टर को कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दी ताकि एबीसी लिमिटेड की इनकम कम हो जाए, और इस कारण क्या हुआ, उस बिल्डिंग से जो रेंट मिलता था वो डायरेक्टर के पास आ गया, डायरेक्टर की इनकम बन गई। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप कुछ टाइम के लिए एसेट ट्रांसफर करते हो, वो उस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी वो आपके एंड्स में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, आपके एंड्स में क्लब हो जाएगी। लेकिन आप परमानेंटली एसेट ट्रांसफर करते हो तो इररिवोकेबल ट्रांसफर करते हो, परमानेंटली एसेट ट्रांसफर करते हो तो इनकम क्लब नहीं होगी, तो उस केस में इनकम क्लब नहीं होगी। इसके बाद देखा था क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम। क्लबिंग के जो प्रोविजन होते हैं मेनली इंडिविजुअल वगैरह के केस में ज़्यादा लगते हैं, बाकी लोगों के केस में कुछ नहीं होता, इनका कोई पॉइंट नहीं आता। इस कारण ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि आपके इंडिविजुअल के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में फ्रेम हो सकते हैं। तो क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम सेक्शन 64 में बता रखा है, 3 केस बता रखे हैं स्पाउस की इनकम कैसे क्लब होगी। मैं ये पूरा आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या बोलते हैं, मिस्टर ए और मिसेज ए लेके समझा दूंगा, मिस्टर ए और मिसेज ए को लेके। अब पहला पॉइंट दे रखा है, रिम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कोई कंसर्न है, कोई एंटिटी है, मान लो मिस्टर ए की एक एंटिटी है, एंटिटी कोई भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, तो कोई भी एंटिटी हो सकती है। उस एंटिटी में क्या है, मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मिस्टर ए का क्या है, सब्सटेंशियल मतलब 20% और मोर इंटरेस्ट है, 20% और मोर शेयर है। तो मान लो मिस्टर ए की एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए का 20% और मोर का पीएसआर है। अब उस पार्टनरशिप फर्म से क्या होता है, मिस्टर ए की वाइफ को, मिस्टर ए की वाइफ कौन, मिसेज ए को रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन मिलता है तो रिम्यूनरेशन क्या होगा, मिस्टर ए के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा, मिस्टर ए के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, उसकी एक एंटिटी है, उस एंटिटी से उसकी वाइफ को क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो वो मिस्टर ए के एंड में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, मिस्टर ए के एंड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है, अगर मान लो उसकी वाइफ को, मिसेज ए को क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो क्लब नहीं होगी। मान लो मिस्टर ए की जो एंटिटी है एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म उसकी वाइफ को 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दे रही है, तो टोटल साल की कितनी होगी, 6 लाख की सैलरी दे रही है, वो मिस्टर ए के हैंड में क्लब हो जाएगी। मिस्टर ए की वाइफ 10वीं पढ़ी लिखी है, मान लो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, 10वीं तक पढ़ी हुई है, अनपढ़ है एक तरीके से, और फ्री में उसकी सैलरी, उसकी वाइफ को सैलरी दी जा रही है, तो मिस्टर ए के हैंड में वो सैलरी क्लब हो जाएगी। लेकिन मान लो वाइफ का क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वाइफ के पास कोई डिग्री है, सीए का सर्टिफिकेट है मान लो, या वाइफ के पास आर्किटेक्ट वगैरह है, तो इनकम क्लब नहीं होगी, तो वो वाइफ की इनकम ही मानी जाएगी, क्लब नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि मिस्टर ए ही रिम्यूनरेशन देगा, उल्टा भी हो सकता है। मान लो मिसेज ए जो है उसका एक एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को, जो उसका हस्बैंड अनपढ़ है, उसको रिम्यूनरेशन दे दी, तो रिम्यूनरेशन किसी एंड में क्लब हो जाएगा, मिसेज ए के एंड में। तो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना स्पाउस वाइफ है, ऐसा मत सोचना, उल्टा भी हो सकता है। ये तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद इसमें एक केस लो भी था मॉडल का, कि अगर कोई मॉडल है, मान लो मॉडल फैशन डिजाइनर वगैरह है, तो उसको क्या माना जाएगा कि उसके अंदर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगी, उसकी इनकम क्लब नहीं होगी अगर कोई मॉडल है तो। अगर मान लो मिस्टर ए की वाइफ क्या है, मॉडल है, और मिस्टर ए उसको सैलरी दे रहा है, तो इनकम क्लब नहीं होगी, तो इनकम क्लब नहीं होगी। दूसरा केस रखा है, मिस्टर ने क्या किया, अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर किया बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के। मिस्टर ने अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर किया बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के, या तो असेट फ्री में ट्रांसफर कर दिया या कम पैसों में ट्रांसफर कर दिया, तो उस असेट से जो इनकम होगी वो मिस्टर ए के एंड में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, मिस्टर ए के एंड में क्लब हो जाएगी। जैसे मान लो मिस्टर ए के पास डिवेंचर थे एक कंपनी के, मिस्टर ए ने वो डिवेंचर अपनी वाइफ के नाम कर दिए फ्री में। अब उस डिवेंचर से जो इंटरेस्ट की इनकम होगी किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए की। मान लो मिस्टर ए के पास शेयर थे एक कंपनी के, वो शेयर उसने अपनी वाइफ के नाम कर दिए फ्री में। अब उस शेयर से जो डिविडेंड की इनकम होगी वो किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए की। किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए की। या मान लो मिस्टर ए के पास एक लैंड थी, उसने वो लैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, अब उसकी वाइफ ने उस लैंड को सेल कर दिया, कैपिटल गेन हुआ, किसका माना जाएगा, मिस्टर ए का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, मिस्टर ए का। तो कोई एसेट था, उसको आपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के, तो उस एसेट से जो इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रांसफर के एंड्स में क्लब हो जाएगी, ट्रांसफर के एंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। इसमें कुछ अदर पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इनकम अर्न बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम इज नॉट क्लब। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए के पास डिवेंचर थे, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिए, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट तो मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगा, उसकी वाइफ को जो इंटरेस्ट मिला तो वो मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगा। उसकी वाइफ ने क्या किया, जो इंटरेस्ट मिला ना उसको बैंक में एफडी करवा दी, उस इंटरेस्ट की बैंक में एफडी करवा दी और एफडी पे एक और इंटरेस्ट मिल गया, तो हुई सेकंड जनरेशन इनकम, सेकंड जनरेशन इनकम हुई। या एक एग्जांपल ले लो, मिस्टर ए के पास शेयर थे, उसने वाइफ को गिफ्ट कर दिया, वाइफ को डिविडेंड मिला, डिविडेंड तो मिस्टर ए की इनकम मान ली जाएगी। वाइफ ने क्या किया, उस डिविडेंड की बैंक में एफडी करवा दी, अब बैंक में एफडी करवा दी तो बैंक की एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट क्लब नहीं होगा। जो सेकंड जनरेशन इनकम हुई वो क्लब नहीं होगी, सेकंड जनरेशन जो इनकम हुई वो क्लब नहीं होगी। इसके बाद रखा है इनकम फ्रॉम अक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट क्लब। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर्ड एसेट के ग्रोथ से
ट्रांसफर एसेट का ग्रोथ हो गया, जो भी एसेट ट्रांसफर किया गया था उसकी ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ पे जो इनकम होगी, उस ग्रोथ पे जो इनकम होगी वो भी क्लब नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, मिस्टर एक के पास शेयर थे कंपनी के, उसने वाइफ को गिफ्ट कर दिए शेयर। अब वाइफ को शेयर गिफ्ट कर दिए, डिविडेंड वाइफ को मिला, वो तो मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगा। मान लो कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस कर दिए और वाइफ को मिल रहे हैं बोनस शेयर। अब बोनस शेयर पे भी कंपनी मान लो बाद में डिविडेंड दे रही है, तो बोनस शेयर पे जो डिविडेंड मिला, बोनस शेयर पे जो डिविडेंड मिला वो क्लब नहीं होगा। एक और एग्जांपल लो, मिस्टर ए के पास मान लो एक भैंस थी, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी भैंस, और वाइफ क्या करती है, उस भैंस से दूध वगैरह निकाल के दूध वगैरह बेचती है, घी वगैरह बना के बेचती है। तो वो इनकम जो दूध वगैरह से, घी वगैरह से होगी, उस भैंस से इनकम, वो तो मिस्टर ए की इनकम मान ली जाएगी, मिस्टर ए की इनकम मान ली जाएगी, मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगी। मान लो भैंस ने बाद में एक बेबी भैंस को जन्म दिया, या कोई बछड़ी वगैरह बेबी भैंस को जन्म दिया, वो बेबी भैंस भी बाद में क्या करती है, दूध वगैरह देना स्टार्ट कर देती है। अब मिस्टर ए की वाइफ उसका भी दूध वगैरह बेचना स्टार्ट कर देती है। तो जो बेबी भैंस जो थी, उसके दूध को बेचने से जो इनकम होगी, उसके दूध वगैरह को बेचने से जो इनकम होगी, वो मिस्टर ए के हैंड से क्लब नहीं होगी। तो ट्रांसफर एसेट का ग्रोथ हो गया, और उस ग्रोथ पे जो इनकम होगी, उस ग्रोथ पे जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी। इसके बाद दे रखा है, मान लो मिस्टर ए ने क्या किया था, अपनी वाइफ को कोई एसेट गिफ्ट में दिया था या मनी गिफ्ट में दी थी, और वाइफ ने क्या किया, उस एसेट को या मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, वैसे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा मान लो प्रॉफिट होगा। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया तो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर इन फर्म भी मिलेगा, शेयर इन पार्टनरशिप फर्म भी मिलेगा, लेकिन वो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो तो बात ही अलग है। अगर पार्टनरशिप फर्म से इनकम में शेयर मिलता है वो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो तो टैक्सेबल होगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया था, अपने वाइफ को गिफ्ट किया था एसेट या मनी गिफ्ट की थी, और वाइफ ने क्या किया, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो बिजनेस की इनकम होगी या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो क्लब होगा, जो बिजनेस की इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्लब होगा। कैसे क्लब होगा, उसका ये फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो भी जितना भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस का वो ले लो, इनटू क्या कर दो, जितना अमाउंट का गिफ्ट वाला पोर्शन था, वाइफ ने फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को उसमें से कितना इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, उससे इनटू कर दो, डिवाइड किससे कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था वाइफ का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को, उस बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट वाइफ का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को कितना था, उससे इनटू कर दो। ये आपका आ जाएगा कितना अमाउंट क्लब होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, तो मान लो मिस्टर ए ने क्या किया, वाइफ गिफ्ट दिया वाइफ को 6 लाख रुपीस, वाइफ को गिफ्ट दिए इसने 6 लाख रुपीस मिस्टर ए ने। वाइफ ने क्या किया, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया ये मान लो, और इस बिजनेस में कब से स्टार्ट किया ये मान लो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट किया। मिस्टर ए से जो 6 लाख रुपए मिले थे वो लगा दिए इसने एक तो, प्लस 4 लाख रुपीस इसने खुद के पैसे लगा दिए। इसके पास भी थे इकट्ठे करे हुए पैसे, वाइफ के पास भी इकट्ठे करे हुए पैसे थे, वो खुद के पैसे लगा दिए, और 6 लाख रुपए जो उसको मिस्टर ए से गिफ्ट मिला था अपने हस्बैंड से वो लगा दिया। अब क्लबिंग कैसे होगी इस केस में, मान लो 21-22 में इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीस का। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो क्लबिंग कैसे होगी, प्रॉफिट ले लो इनटू जो गिफ्ट वाला पार्ट था वो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ध्यान देना कब इन्वेस्ट किया, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल 2021 में गिफ्ट वाले पार्ट में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इसने वाइफ ने, 6 लाख फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का लेंगे। मान लो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया होता है इसने वाइफ ने गिफ्ट वाले अमाउंट में, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में 6 लाख में ओनली 4 लाख इन्वेस्ट किया होता फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, और 2 लाख मान लो 2 अप्रैल को किया होता तो कितना लेते, 4 लाख ही लेते, 2 लाख इग्नोर कर देते। तो ड्यूरिंग द ईयर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हुए वो नहीं लेंगे, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को क्या इन्वेस्टमेंट किया उस गिफ्ट वाले अमाउंट में वो लेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे का कितना था, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, देखो फर्स्ट डे पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 6 + 4 कितना था, 10 लाख का था, 10 लाख से इंटू कर देंगे तो क्लब कितना हो जाएगा, कितना प्रॉफिट क्लब हो जाएगा, 1 लाख में से कितना प्रॉफिट क्लब हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 का क्लब हो जाएगा, 60,000 रुपये का क्लब हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये पॉइंट लगता है, 60,000 रुपये का क्लब हो जाएगा। ये आपके MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट। इसमें ध्यान रखना फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का डाटा लेते हैं ओनली, अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो वो सब इग्नोर करते हैं इस वाले पॉइंट पे। और लास्ट पॉइंट है, ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने असेट वाइफ को ट्रांसफर नहीं किया, ए ने दिमाग लगाया कि वाइफ को ट्रांसफर करेंगे तो क्लबिंग होगी, कोई फायदा नहीं है, तो ए ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर दिया, किसके लिए, वाइफ के बेनिफिट के लिए। ए ने क्या किया, थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पर्सन को बोल दिया कि इस असेट से जो भी इनकम होगी वाइफ को दे देना, ऐसा बोल दिया। ए ने क्या किया, थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर दिया और थर्ड पर्सन को क्या बोल दिया कि इस असेट से जो भी इनकम होगी वो मेरी वाइफ को दे देना। तो अगर ऐसा कोई कांड किया ए ने
तो उस केस में भी क्या होगा, उस असेट से जो इनकम होगी, उस असेट से जो इनकम होगी मिस्टर ए की इनकम ही मानी जाएगी। तो अगर असेट ने क्या किया, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए, अपनी स्पाउस के बेनिफिट के लिए, वो भी मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। ट्रांसफर के एंड से क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। अब बता रखा क्लबिंग ऑफ सन्स वाइफ इनकम। सन्स वाइफ मतलब बहू की इनकम की भी क्लबिंग होती है। बहू की इनकम की क्लबिंग किसके हैंड्स में होती है, सास के हैंड्स में या ससुर के हैंड्स में। कैसे क्लबिंग होती है, तो ऊपर पॉइंट नंबर 2 और 3 लग जाएंगे, सेम टू सेम। पॉइंट 1 नहीं लगेगा, 2 और 3 लग जाएंगे। 2 और 3 कौन सा, मान लो मिस्टर ए की एक बहू है, मिस्टर ए के बेटे की वाइफ, तो मिस्टर ए की बहू है, उसने अपनी बहू को असेट ट्रांसफर किया बिना कंसिडरेशन किया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो उस असेट से जो भी इनकम होगी मिस्टर ए की इनकम मान ली जाएगी। तीसरा पॉइंट, मिस्टर ए ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर दिया अपनी बहू के बेनिफिट के लिए, तो वो भी मिस्टर ए की इनकम मान ली जाएगी। ये था सन्स वाइफ इनकम की क्लबिंग। सेम टू सेम पॉइंट और 2 और 3 सेम टू सेम लग जाएंगे। इसके बाद देखा माइनर चाइल्ड की इनकम भी क्लब होती है। कैसे क्लब होती है माइनर चाइल्ड की इनकम, माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होती है। पेरेंट्स में पापा के हैंड्स में होगी या मम्मी के हैंड्स में। तो जिस भी पेरेंट की टोटल इनकम ज़्यादा है, उनके हैंड्स में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। 3 केस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी। 3 केस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी, माइनर चाइल्ड के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। कौन से केस दे रखे हैं, अगर माइनर चाइल्ड को जो इनकम हुई है वो मैनुअल वर्क से हुई है, मैनुअल वर्क मतलब बाल श्रम करके, बाल मजदूरी करके इनकम हुई है, तो वो क्लब नहीं होगी, वो माइनर चाइल्ड के हैंड्स में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। दूसरा, माइनर चाइल्ड को जो इनकम हुई है वो स्किल या टैलेंट से हुई है। स्किल या टैलेंट, मान लो माइनर चाइल्ड इंडियन आइडल जूनियर में चला गया, किसी डांस शो में चला गया, वहाँ से उसने इनकम अर्न कर ली, या मान लो केबीसी में चला गया, कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ उसने इनकम अर्न कर ली, तो वो स्किल और टैलेंट से जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी। और लास्ट केस दे रखा है, अगर माइनर चाइल्ड सेक्शन 80U में जो डिसेबिलिटी बता रखी है, इनकम टैक्स के सेक्शन 80U में जो डिसेबिलिटी बता रखी है, उससे पीड़ित है, उससे सफर कर रहा है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी। इन 3 केस में क्लब नहीं होगी। अब अदर पॉइंट बता रखे हैं, अगर मान लो माइनर चाइल्ड को मैनुअल वर्क या स्किल और टैलेंट से इनकम होती है, बाल मजदूरी करके या स्किल और टैलेंट से इनकम होती है, तो वो इनकम तो क्लब हो जाएगी पेरेंट के हैंड्स में, क्लब हो जाएगी। लेकिन मान लो माइनर चाइल्ड क्या करता है, उस इनकम को बैंक में एफडी करवा देता है, अब एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला, मतलब जो सेकंड जनरेशन इनकम हुई, वो क्या होगी, वो क्लब नहीं होगी, वो क्लब होगी। मतलब मैंने क्या बोला, माइनर चाइल्ड को मैनुअल वर्क या स्किल और टैलेंट से इनकम होती है, वो तो क्लब नहीं होगी। मैनुअल वर्क और स्किल और टैलेंट से अपने देखा था एक्सेप्शन में कवर्ड है, वो क्लब नहीं होगी, लेकिन माइनर चाइल्ड क्या करता है, उस मैनुअल वर्क और स्किल और टैलेंट वाले इनकम का बैंक में एफडी करवा देता है, और एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेकंड जनरेशन इनकम क्लब हो जाएगी। ऊपर उल्टा था वाइफ के केस में, स्पाउस के केस में क्या था, उस असेट्स के ट्रांसफर से जो इनकम होती है वो तो क्लब हो जाती है, लेकिन सेकंड जनरेशन इनकम क्लब नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा है, माइनर चाइल्ड के केस में क्या केस है, अगर मैनुअल वर्क और स्किल और टैलेंट से जो इनकम हुई, मैनुअल वर्क और स्किल और टैलेंट से जो इनकम हुई, वो तो क्लब नहीं होती। लेकिन उस इनकम को अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर इनकम होती है, सेकंड जनरेशन जो इनकम होती है, वो क्या हो जाएगी, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। इसके बाद दे रखा है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब होती है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब होती है, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होती है, तो पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 1032 का। सेक्शन 1032 का कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1500 पर एनम पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना, 1500 रुपये पर एनम का, 1500 रुपये पर एनम का पेरेंट्स को एग्जेम्पशन मिलेगा। मान लो माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है 1 लाख रुपये की, वो पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब हो रही है, तो पेरेंट्स को क्या होगा, मान लो मम्मी के हैंड्स में क्लब हो रही है, तो मम्मी को क्या मिलेगा, 1500 पर एनम का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 1 लाख की इनकम में से 1500 लेस कर दो, 98,500 की ही टैक्सेबल होगी। 1500 पर एनम पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसके बाद रखा है, अगर मान लो पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो ऐसे केस में माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो उस पेरेंट के हैंड में क्लब होगी जिसके पास माइनर चाइल्ड की कस्टडी है। अगर मम्मी के पास कस्टडी है तो मम्मी के हैंड्स में, पापा के पास कस्टडी है तो पापा के हैंड्स में। और लास्ट केस दे रखा है, अगर माइनर मैरिड डॉटर भी है, मान लो आपकी एक डॉटर थी जो माइनर थी, 18 साल से कम की थी, आपने उसकी शादी करवा दी, बाल विवाह करवा दिया, तो माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्या होगी, क्लब होगी। उसकी इनकम भी क्या होगी, क्लब होगी। उसके केस में क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, लेकिन एक केस को छोड़ के, अगर आपने माइनर मैरिड डॉटर को मान लो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, हाउस प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर के नाम करी थी आपने, हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट की इनकम हो रही है वो क्लब नहीं होगी। फिर अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर के नाम कर दी थी और उस हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट की इनकम हो रही है वो माइनर मैरिड डॉटर की मानी जाएगी, वो क्लब नहीं होगी। बाकी हर केस में क्लबिंग होगी, सेम टू सेम नॉर्मल माइनर चाइल्ड की तरह। अब एक दे रखा है क्रॉस ट्रांसफर। ये क्रॉस ट्रांसफर क्या है, ये क्या है, फर्जीवाड़ा है। ये एक फर्जीवाड़ा टाइप का ट्रांजेक्शन है। ये केस लॉ के बेस पे इसका कोई प्रोविजन नहीं है। क्या केस है, आप एग्जाम्पल से समझो। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए को पता था अगर वो मिस्टर ए को कुछ असेट ट्रांसफर करेगा या कुछ गिफ्ट देगा तो उस असेट से जो इनकम होगी वो मिस्टर ए की मानी जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है ट्रांसफर करने का। तो उसने दिमाग क्या लगाया, मिस्टर ने क्या किया, गिफ्ट अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट किया, मतलब अपनी भाभी को गिफ्ट दिया 10 लाख का। तो देखो
दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों आपस में भाई है। मिस्टर ए ने क्या किया, 10 लाख का गिफ्ट दिया अपने ब्रदर की वाइफ को, मिस्टर बी की वाइफ को गिफ्ट दिया, मिसेज बी को गिफ्ट दिया मिस्टर ए ने, अपनी भाभी को 10 लाख का गिफ्ट दिया। और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने 12 लाख का गिफ्ट मिसेज ए की वाइफ को दे दिया, मतलब मिस्टर ए की वाइफ को दे दिया, मिसेज ए को दे दिया। तो मिस्टर बी ने भी अपनी भाभी को 12 लाख का गिफ्ट दिया और मिस्टर ए ने अपनी भाभी को 10 लाख का गिफ्ट दिया। तो मिस्टर ए ने क्या किया, असेट ट्रांसफर किया, गिफ्ट दिया मिसेज बी को, मिस्टर ए ने मिसेज बी को दिया अपने ब्रदर की वाइफ को। और मिस्टर बी ने भी क्या किया, अपने ब्रदर मिस्टर ए की वाइफ मिसेज ए को गिफ्ट दिया। ये इन्होंने एक क्रॉस ट्रांसफर किया। मिस्टर ए ने 10 लाख का गिफ्ट दिया और मिस्टर बी ने 12 लाख का गिफ्ट दिया। मिस्टर ए ने 10 लाख का गिफ्ट दिया और मिस्टर बी ने 12 लाख का गिफ्ट दिया। अब भाभी को ट्रांसफर करेंगे तो कोई क्लबिंग का कोई प्रोविजन स्पेशल है नहीं, तो इन्होंने ये कांड किया, ये ट्रांजेक्शन किया। अब इनकी जो भाभियाँ हैं मिसेज ए और मिसेज बी, उन्होंने क्या किया, जो इनको गिफ्ट में अमाउंट मिला उसको बैंक में जमा करवा दिया और इनको इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम का, 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मिस्टर बी ने मिसेज ए को गिफ्ट दिया था 12 लाख का, 12 लाख पे मिसेज ए को क्या मिल रहा है, 9% का ब्याज मिला, 1,08,000 रुपये का मिसेज ए को मिल गया। मिस्टर ए ने मिसेज बी को 10 लाख का गिफ्ट दिया था, 10 लाख पे मिसेज बी को 9% के अकॉर्डिंग 90,000 का ब्याज मिल गया, ये ब्याज इनको मिल गया। अब जो ये ब्याज मिला ना इनको, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के एंड में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के एंड में क्लब हो जाएगा, इसको क्रॉस ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसको क्या मान लिया जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर। तो जो मिसेज ए को ब्याज मिला वो मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगा और जो मिसेज बी को ब्याज मिला वो मिस्टर बी के एंड से क्लब हो जाएगा। जो मिसेज ए को ब्याज मिला वो मिस्टर ए के एंड से क्लब हो जाएगा और जो मिसेज बी को ब्याज मिला वो मिस्टर बी के एंड से क्लब हो जाएगा। तो जो मिस्टर ए की वाइफ को ब्याज मिला वो मिस्टर ए के हैंड से क्लब हो जाएगा, जो मिस्टर बी की वाइफ को ब्याज मिला वो मिस्टर बी के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। ये बोलता है क्रॉस ट्रांसफर, लेकिन इसमें एक लिमिट लगा दी। इसने बोला ये टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ही क्लब होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने 10 लाख का गिफ्ट दिया था अपनी भाभी को और मिस्टर बी ने 12 लाख का गिफ्ट दिया था अपनी भाभी को। तो 10 और 12 लाख, 10 लाख और 12 लाख, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है उस पर जो इनकम बनेगी, उस लोअर अमाउंट पे जो इनकम बनेगी वो क्लब होगी। तो मिस्टर ए ने 10 लाख का दिया था, मिस्टर बी ने 12 लाख का दिया था। तो 10 और 12 लाख पे जो लोअर अमाउंट है उस लोअर अमाउंट पे जो इनकम बनेगी वो क्लब होगी। तो 10 और 12 में लोअर क्या है, 10 लाख। तो 10 लाख पे जो इनकम बनेगी, तो 10 लाख पे देखो 9% की रेट से इनकम कितनी होती है, 90,000। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के एंड से 90,000 की इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ये था क्रॉस ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के केस लो के बाद ये कंसेप्ट आया, लोग ऐसे फर्जीवाड़ा करने लग गए थे, तो उसके रिगार्डिंग ये केस लो दे रखा है। और केस लो में बोल रखा है कि अगर आप ऐसा फर्जीवाड़ा करते हो, ये क्रॉस ट्रांसफर करते हो, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद रखा है सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। मान लो कोई मेंबर है एचयूएफ का, उसने अपना पर्सनल एसेट एचयूएफ के नाम कर दिया बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के, तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो उस मेंबर के एंड में टैक्सेबल होगी। मान लो एक मेंबर था, उसके पास एक बिल्डिंग थी, उसने वो बिल्डिंग एचयूएफ के नाम कर दी बिना कंसिडरेशन के या इनएडुकेट कंसिडरेशन के, तो उस बिल्डिंग से जो रेंट की इनकम होगी वो उस मेंबर की मानी जाएगी। मेंबर के एंड में क्या होगी, टैक्सेबल, मेंबर के एंड में टैक्सेबल होगी। इसके बाद कुछ अदर पॉइंट दे रखे हैं क्लबिंग के रिगार्डिंग। जो लॉस होते हैं वो लॉस भी क्लब होंगे, ऐसा नहीं कि खाली इनकम क्लब होगी। अगर लॉस हो रहा है मान लो बिजनेस वगैरह में, तो लॉस भी क्या होगा, क्लब होगा। और लास्ट पॉइंट दे रखा है, अगर मान लो क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं, क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं, तो एओ जो नोटिस ऑफ डिमांड है, डिमांड नोटिस है, टैक्स मांगने का नोटिस है, एओ मान लो स्क्रूटनी करता है और पकड़ा जाता है क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन, असेसी पकड़ा जाता है। असेसी मान लो ट्रांसफर किए थे एसेट वगैरह, इनकम किसी और वाइफ की दिखा दी थी, तो क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ये जो डिमांड नोटिस है टैक्स के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो चाहे तो मिस्टर ए को भी भेज सकता है, चाहे तो मिसेज ए को भी भेज सकता है, चाहे तो मिस्टर ए को भी भेज सकता है, चाहे तो मिसेज ए को भी भेज सकता है। ये थे क्लबिंग के कंसेप्ट जो मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए, जो भी आपके मॉड्यूल में थे। एक बार आप देख लेना, एक बार सुन लेना, फिर ज़्यादा काम का चैप्टर नहीं है क्लबिंग वाला। हाँ, सेट ऑफ में कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कवर कर लेना। जो अमालगमेशन वगैरह वाले केस हैं, या सेक्शन 79 है, सेक्शन 72A है, सेक्शन 78 भी है, तो ये कुछ ज़्यादा काम के हैं, वो जरूर देख लेना अच्छे से। और एक आप एग्जेम्प्ट इनकम वाला जो चैप्टर था उसमें सेक्शन 10W जो SEZ वाला है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्लबिंग वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।